हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश यादव है और आज मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ मौजूद हूँ। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा के बारे में बात किया था और विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रीय आय को किस तरीके से परिभाषित किया है, तो उसको हमने देखा था। तो आज हम इस लेक्चर के दौरान राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत इसकी जो विभिन्न अवधारणाएं हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद इत्यादि, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो जीडीपी यह जो शब्द है अक्सर आए दिन आप चर्चा में सुनते होंगे, विभिन्न समाचार चैनलों में आप इसे देखते होंगे, क्योंकि इस समय यह बहुत एक फेमस वर्ड हो गया है। तो आइए देखते हैं कि जीडीपी का अर्थ क्या होता है। तो सकल घरेलू उत्पाद से हमारा आशय एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है। तो इस परिभाषा के अंतर्गत हम दो तीन जो बिंदु हैं उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि आपको जीडीपी की जो समझ है उस समझ में और वृद्धि हो। तो हम देखते हैं कि हम इसमें वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की बात कर रहे हैं, अर्थात जो किसी अर्थव्यवस्था में जितनी भी वस्तुएं और जो सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है उसको ही जीडीपी के आकलन में, जीडीपी गणना में शामिल किया जाता है। अगर हम सूत्र के रूप में इसे देखें तो पाते हैं कि जीडीपी इज इक्वल टू पी इंटू ओ इंटू पी इंटू एस, जहाँ पर ओ वस्तुएं हैं, एस सेवाएं हैं और पी उन वस्तुओं और सेवाओं का प्रति इकाई मूल्य है। इस प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं उनके प्रति इकाई मूल्य से यदि हम उनका गुणा कर दें तो हमको उन वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य प्राप्त हो जाता है। दूसरी इस परिभाषा की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें हम किसी एक अवधि के बारे में बात करते हैं। सामान्यतः वह अवधि एक वर्ष या एक फाइनेंशियल ईयर होता है। तीसरी जो इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है उसमें हम देखते हैं कि देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत ही जो वस्तु व सेवा उत्पादित हो रही है केवल उसी की गणना हम जीडीपी के अंतर्गत करते हैं। और एक इसमें सबसे प्रमुख बिंदु जो समझने लायक है वह है अंतिम वस्तु व सेवा, अर्थात अंतिम शब्द का प्रयोग यहाँ पर क्यों किया जा रहा है। तो यहाँ पर दो शब्द आपको मिलते हैं, एक अंतिम वस्तु और एक होती है माध्यमिक वस्तु। तो इन दोनों के बीच अंतर क्या है हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। तो कोई वस्तु अंतिम है या माध्यमिक है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह वस्तु उत्पादन क्रिया में प्रयोग आ रही है या वो भोग के लिए प्रयोग में आ रही है। उदाहरण के लिए अगर हम समझें कि किसी वस्तु को हम यदि किसी और वस्तु को बनाने में प्रयोग कर रहे हैं तो वह वस्तु जो होगी वह माध्यमिक वस्तु कहलाएगी। और यदि कोई वस्तु हम डायरेक्टली कंजम्पशन के लिए या उपभोग के लिए प्रयोग में ला रहे हैं तो उस वस्तु को हम अंतिम वस्तु कहते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि हम आटा है तो आटे से यदि ब्रेड बना रहे हैं तो वह जो आटा है तो यहाँ पर इस स्थिति में वह आटा माध्यमिक वस्तु है, लेकिन घर में उसी आटे से यदि रोटी बनती है तो अब यह आटा अंतिम वस्तु कहा जाएगा। दूसरा इसका उदाहरण है कि यदि रुई है तो रुई की एक मात्रा लेकर के हम यदि उससे कपड़े बनाते हैं तो रुई से जो कपड़ा बन रहा है तो जो कपड़ा है, कपड़ा अंतिम वस्तु होगा और जो रुई है वह माध्यमिक वस्तु होगी। यदि हम इसको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझें तो हम अगर यह मान लें कि रुई यदि 1000 रुपये की रुई है और उससे कपड़ा बनाया जाता है तो जो कपड़े का जो मूल्य है वो 2000 रुपये है। तो इस प्रकार से जीडीपी के आकलन में केवल उस कपड़े के मूल्य को ही शामिल किया जाएगा, न कि उस रुई के मूल्य को भी जोड़ा जाएगा, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो हमको जीडीपी की जो मात्रा मिलेगी वह 3000 मिलेगी। तो इसमें सबसे प्रमुख जो समस्या आ रही है कि इसमें डबल काउंटिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि रुई के आधार पर ही या रुई का प्रयोग करके ही कपड़ा बनाया गया है। तो इससे जो उसका जो मूल्य है, जो उसका बाजार मूल्य 2000 रुपये है, उस 2000 रुपये में रुई का भी मूल्य शामिल है। यदि हम रुई के मूल्य को अलग से उसमें जोड़ रहे हैं तो इसमें डबल काउंटिंग की समस्या अर्थात जीडीपी का ओवर एस्टिमेशन हो जा रहा है। तो इस कारण से ही हम जो अंतिम वस्तुएं व सेवाएं हैं
केवल उन्हीं के मौद्रिक मूल्य को शामिल करते हैं और माध्यमिक वस्तुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तीसरी इसकी सबसे प्रमुख बात है कि जो जो वस्तुएं और सेवाएं जो उत्पादित होती हैं वह सामान्य निवासियों के द्वारा उत्पादित होती हैं। इसमें राष्ट्रीय और गैर राष्ट्रीय जो दोनों कंपनियां होती हैं, अर्थात कोई जो राष्ट्रीय कंपनी है उत्पादन कर रही है किसी भी एक भौगोलिक सीमा में, और किसी दूसरे देश की कंपनी भी किसी दूसरे देश की भौगोलिक सीमा में उत्पादन कर रही है, तो उन सभी उत्पादों को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके अलावा विदेशों में स्थित जो दूतावास है उसमें भी जो उत्पादित होने वाली सेवाएं हैं वह भी जीडीपी की गणना में शामिल की जाती हैं। एक साधारण से उदाहरण से यदि हम जीडीपी को समझना चाहें तो हम देख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से, जिसमें कि हम 3 वस्तुएं ले रहे हैं, गेहूं, चीनी और लोहा। तो इसकी अगर हम मात्रा की बात करें तो हम देखते हैं कि गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है वह 100 kg, चीनी 150 kg और लोहा 200 kg। और गेहूं की जो प्रति इकाई जो कीमत है वह 50 रुपये है, चीनी की प्रति इकाई जो कीमत है वह 100 रुपये है और लोहे की जो प्रति इकाई कीमत है वो 300 रुपये है। तो यदि हम इनके मौद्रिक मूल्य के बारे में गणना करें तो हम गेहूं का जो मौद्रिक मूल्य पाते हैं वो 5,000 रुपये और चीनी का इस तरीके से 15,000 और लोहे का मौद्रिक मूल्य है वह 60,000 आएगा। अंत में इन सभी वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को यदि हम जोड़ दें तो हमको जीडीपी के बारे में ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो कि जोड़ने के पश्चात हमको 80,000 रुपये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जीडीपी होगी वह 80,000 रुपये होगी। अब इसकी दूसरी जो अवधारणा है वह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम एक बात यहाँ पर स्पष्ट कर दें, यह जो जीडीपी के बारे में हम बात कर रहे थे तो यह मार्केट प्राइस के आधार पर था, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि आगे जब हम लेक्चर में बढ़ेंगे तो वहाँ पर फैक्टर कॉस्ट के बारे में भी बात करेंगे, अर्थात साधन लागत के बारे में भी बात करेंगे। तो हम जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको बाजार कीमत और साधन लागत के बीच में अंतर को बहुत ही गहराई से, बहुत ही अच्छे से स्पष्ट करेंगे। तो दूसरी जो इसके अंतर्गत जो अवधारणा है वह है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको कि हम जीएनपी कहते हैं। तो जीएनपी की जो परिभाषा है वह है किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में उत्पादित होने वाली समस्त अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक मूल्य व विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में जो मूलभूत अंतर होता है वह विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है उसको शामिल किया जाता है, या इसके आधार पर इन दोनों के बीच में अंतर किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम इसे इक्वेशन के रूप में देखें तो जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध साधन आय है अर्थात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वह क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि विदेशों से शुद्ध साधन आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा दूसरे देशों को अपनी जो साधन सेवाएं व संपत्ति प्रदान करने के बदले जो आय प्राप्त होती है, अर्थात लगान के रूप में, मजदूरी के रूप में, ब्याज के रूप में या लाभ के रूप में, और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा की गई सेवाओं के बदले जो उनको आय दी जाती है उस आय के अंतर को ही हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहते हैं। अर्थात इक्वेशन में यदि हम देखें तो देश के निवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित साधन आय और गैर निवासियों द्वारा हमारे देश में अर्जित साधन आय के अंतर को हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय कहते हैं। तो इस तरीके से यदि हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अर्थात विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय को शामिल कर दें तो हमको जीएनपी एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जीएनपी का मूल्य जीडीपी से अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। वह निर्भर करता है कि जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है वह धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय धनात्मक होती है तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है
सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। इसके विपरीत यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। और तो अब हम इसके बाद तीसरी अवधारणा के बारे में बात करते हैं, जिसको हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट के रूप में जानते हैं। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट को ज्ञात करने के लिए हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से घिसावट व्यय या मूल्य ह्रास, जिसको कि हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, उसको घटा देते हैं। अर्थात NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन या घिसावट व्यय। तो अब यहाँ पर एक नया शब्द आपको सुनने को मिल रहा है, जिसका नाम है घिसावट व्यय या मूल्य ह्रास। तो यह क्या होता है? तो हम जानते हैं कि उत्पादन के दौरान जो मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं, जो पूंजीगत यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, वह धीरे धीरे घिसते रहते हैं तथा कुछ जो मशीनें होती हैं, वो जो यंत्र होते हैं, वह नई मशीनों के आ जाने के कारण वो बाहर हो जाते हैं उत्पादन से। तो इससे सकल जो राष्ट्रीय उत्पादन का कुछ भाग है, इन घिसे या अप्रचलित यंत्रों को बदलने के लिए चुकता किया जाता है। तो इस प्रकार से इस जो पूंजीगत जो यंत्र हैं, उनके मूल्य में होने वाली जो कमी है, जो घिसावट है, उसको हम GNP से घटा देते हैं, तो हमको नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद की, तो जिसको हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अर्थात NDP के रूप में जानते हैं। तो जो बाजार कीमत पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद अर्थात NDP एट मार्केट प्राइस जो होता है, तो यदि हम उसको प्राप्त करने के लिए हम बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद में से यदि डिप्रिसिएशन को घटा दें तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर इक्वेशन आपके सामने है, हम देख सकते हैं कि NDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन। तो GDP एट मार्केट प्राइस में अगर डिप्रिसिएशन घटा दिया जाए तो हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाता है।